Yes, Sunny. Audible? Yes, I'm audible. गुड इवनिंग सर। Good evening. जी सर। Yes, start कीजिए. Let me start. Introduce yourself. जी सर। सर मेरा नाम संदीप कुमार आर्य है। मेरे पिताजी का नाम श्री लीला राम आर्य है। मैंने अपनी 10th 2012 में 63% से उत्तीर्ण की है और मैंने 12th 65% से 2014 में उत्तीर्ण की है। और सर मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2017 में 68% से उत्तीर्ण किया है और उसके बाद मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन 70.80% से उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद सर मैंने CSIR नेट जून 2020 क्वालिफाई किया है और सर उसके साथ में मैंने बीएड भी की है 2021 में 74.74% से उत्तीर्ण की है सर। और वर्तमान में मैं सर राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में शोधार्थी हूँ। Yes. जी सर। Your hobby is cricket. जी सर। Yes. How do you feel about cricket? क्या जानते हैं आप क्रिकेट के बारे में बताइए थोड़ा. सर क्रिकेट की जो शुरुआत है। Yes. Yes. एक सेकंड। सर जो क्रिकेट की शुरुआत है वो 1611 ईस्वी में हुई थी सर। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था सर वो USA और कनाडा के बीच में 1844 में जॉर्ज क्रिकेट क्लब न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला गया था। इंडिया में सर 1721 ईस्वी में पहला मैच खेला गया था। और सर जो क्रिकेट एक बैट एंड बॉल का गेम है सर। इसमें प्रत्येक टीम के 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसमें जो क्रिकेट पिच होती है वो 22 यार्ड की होती है और पिच में दोनों तरफ विकेट्स होते हैं जिन पर बेल्स लगी हुई होती है। Yes. और सर इसमें जो एक बैटिंग साइड होती है एक बॉलिंग साइड होती है। बॉलिंग साइड जब बॉलिंग कराती है तो सर जब बैटिंग साइड खेलती है तो बॉलिंग साइड जो होती है जो जैसे वो बैट के द्वारा स्ट्राइक करते हैं बॉल को उसको रोकने की कोशिश करती है। और सर इसमें मैदान पर 2 एम्पायर होते हैं इस गेम में जिसकी मदद करने के लिए सर 3rd एम्पायर होता है। Yes. जी सर। और जो इसमें सर क्रिकेट पिच होती है वो 22 यार्ड्स की होती है। और जो सर जो अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं ये सर ICC के द्वारा करवाए जाते हैं सर जिसका हेडक्वार्टर सर दुबई में है। और अपने इंडिया में सर जो मैच होते हैं इनका जो इनको करवाने का जो जिम्मेदारी है सर वो BCCI को दी जाती है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी सर जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी जो अच्छा जो इसमें क्रिकेट बॉल यूज होती है सर ये लेदर की बनी होती है जिसका वेट 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। और इस गेंद का डायमीटर जो होता है वो 224 से 229 मिलीमीटर होता है सर। और जो इसमें जब बैट यूज होता है उसमें 38 इंच से कम लेंथ रखी जाती है सर उसकी। Yes. सर इंडिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड कप है वो 1983 में जीता था सर जिसमें कपिल देव कप्तान थे। और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई सर वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 1975 में हुई थी सर जिसका विजेता वेस्ट इंडीज था सर।
यस, गुड। और इसी की तर्ज पर सर अपने इंडिया में आईपीएल का आयोजन किया जाता है, जिसे करवाने का जिसे बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है सर, आईसीसी। जिसकी शुरुआत 2000। यस यस यस। हाँ सर, जिस जैसे आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसका पहला विजेता सर राजस्थान रॉयल्स थी। यस। जी सर। आईसीसी और बीसीसीआई में क्या डिफरेंस है? सर बीसीसीआई जो है, इंडिया में क्रिकेट जो मैच होते हैं उनकी मतलब उसकी देख रेख में होते हैं सर। जैसे जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे इंडिया में मैच होते हैं ना सर, उनको करवाने की जिम्मेदारी बीसीसीआई के पास में होती है। और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सर क्रिकेटर होती है, क्रिकेट मैच होते हैं इंटरनेशनल, वो आईसीसी के द्वारा करवाए जाते हैं सर। यस। जी सर। आईसीसी और बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या है? सर आईसीसी आईसीसी की तो सर इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, और बीसीसीआई सर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जी सर। यस, गुड। इंडिया के क्रिकेट के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंडिया की क्रिकेट के बारे में यस। किस तरह की परफॉर्मेंस है, इंडिया क्या कर रहा है अभी तक? सर, जैसे 21वीं सदी में एंट्री है सर, जैसे 2000 के बाद में इंडिया की टीम के जो गेम है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है सर। जैसे 2003 के हम वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंचे थे। उसके बाद में सर 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप। और सर जो लगातार आईपीएल, और 2007 का जो सर टी20 वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया ने जीता था, जो पहली बार आयोजित किया गया था सर। और वर्तमान में भी सर इंडिया टॉप जो 3 टीम्स होती है उनमें ही चल रही है सर आईसीसी रैंकिंग में। सर ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है सर। जी सर। यस। ठीक है, जी अच्छा। सर। एनबी केवीएस के बारे में बताइए थोड़ा आप। जी सर, जो केवीएस की स्थापना है सर 15 दिसंबर 1963 को की गई थी सर, दिल्ली। और इसका जो मेन उद्देश्य था सर, जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी है, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सर। तो सर जो केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है सर, जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वर्तमान में सर इसके जो कमिश्नर है वो निधि पांडे जी मैम है। और जो सर इसके 25 रीजनल ऑफिस हैं, 5 ZIETS हैं इसके सर। और वर्तमान में सर इसके 1252 स्कूल संचालित हैं, जिसमें से 1249 इंडिया में है, और 3 मतलब विदेश में है सर। जैसे सर मॉस्को में है एक, तेहरान में है, और एक काठमांडू में है। यस। और जो सर इसका जो कैंपस होता है, ये बिल्कुल मॉडर्न कैंपस होता है सर। इसमें बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके उस तरीके से, जो न्यू मॉडर्न टाइप का जो कैंपस होता है सर इसका। जी सर। एनबीएस केवीएस से एनबीएस किस तरह से डिफरेंट है? जी सर। एनवीएस सर, एनवीएस की स्थापना मुख्यतः जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे सर, प्रतिभाशाली बच्चे, उनके लिए की गई है सर। और इसमें जो 75% आरक्षित सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए होती हैं सर एनवीएस में सर। जबकि ऐसा केवीएस में कुछ नहीं होता है सर। केवीएस में कोई
ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता है सर। इसमें 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा किसी भी क्लास में डायरेक्ट एडमिशन दिलवाया जा सकता है सर। जो एनवीएस होती हैं सर, इन तक पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि ये रूरल एरिया में ही होती है सर, जबकि केवीएस के जो कैंपस हैं सर, ये मेन सिटीज में होते हैं। और सर इसमें एनवीएस में 1/3 सीटें जो होती हैं वो लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं सर। यस। और इसमें सर 6th 9th में इंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन होता है सर एनवीएस में। और 11th में 10th के अंकों के आधार पर एडमिशन लिया जाता है। जबकि सर केवीएस में 9th क्लास में ही इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अलावा किसी क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। और सर जो केवीएस मतलब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक संचालित होती है सर, जबकि एनवीएस की शुरुआत ही 6th क्लास से 12th क्लास तक होती है। और सर जो एनवीएस जो होती है, ये आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाती है सर टीचर और बच्चों को, जबकि केवीएस में सर आवासीय सुविधा बहुत ही कम अवेलेबल है। यस। गुड। गुड पॉइंट। जी सर। यस, एनबीएस एंड केवीएस। जी सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए आप डिटेल से। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, क्यों लाई गई, इसका पर्पज क्या है भारत की एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन एक्ट जो एजुकेशन राइट एक्ट था 2019 2009, उसको जी जी मॉडिफिकेशन सर। करने के बाद लाया गया है ये। कौन कितने टाइम आई है, कौन से टाइम आई है, सब बताइए आप। हाँ सर, ये तीसरे टाइम आई है। और जो 1986 की शिक्षा नीति थी सर, उसके बाद में भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। वो दूसरी शिक्षा नीति जो भारत की फर्स्ट शिक्षा नीति है सर, 1968 में आई थी सर। और जो इसका मेन उद्देश्य यही है सर कि आधुनिक शिक्षा देना बच्चों को सर। और इसमें सर क्लास का जो पैटर्न होता है वो चेंज कर दिया गया है सर। पहले जैसे 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे होता था सर। अब 5, 3, 3, 4 के पैटर्न में होता है सर। और जो सर आंगनवाड़ी केंद्र थे, उनको सर प्राइमरी स्कूल में ही शिफ्ट कर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जैसे बच्चा बचपन में कैसा था इसके ध्यान रखने के लिए इसमें सर पोर्टफोलियो का भी सिस्टम है सर। शुरू से उसकी जो एक्टिविटी होती है वो पोर्टफोलियो में ऐड करी जाती है कि बच्चे का बचपन से ही रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें सर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत 6th क्लास से होती है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे को सर कम से कम 8th क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और जो हायर एजुकेशन है सर, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल की पढ़ाई होती है, इनमें भी सर मातृभाषा की कोशिश की जा रही है कि सर मातृभाषा में ही बच्चों को सिखाई जा सके। और सर इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, वो है सर। यस। गुड। और सर ये रटने की जगह सीखने पर बल देती है सर। ये जो शिक्षा नीति है सर, जो रटने रटने पर जोर न देकर सीखने पर जोर देती है। यस। जी सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डिसएडवांटेज बताइए आप। डिसएडवांटेज क्या है, ये तो एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपने पढ़ा है तो कुछ तो आपको कमियां लगी होंगी ना इसमें। नो आइडिया सर। यस, स्टडी करना थोड़ा, यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज डिसएडवांटेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
जी सर। बाकी बढ़िया है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, सब आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। यस, आपका अब आते हैं नेक्स्ट और टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज, आपने बीएड की है, तो बीएड का जी पर्पज सर। क्या है ये बताइए, आप बीएड क्यों करते हैं लोग? सर बीएड से मेन तो यही है कि सर इसकी सहायता से सर स्कूली शिक्षा में जो वैकेंसीज आती हैं सर, उनमें पार्टिसिपेट कर किया जा सकता है सर। क्योंकि सर 12th तक की जितनी भी वैकेंसी आती है सर, जैसे टीजीटी हो, पीजीटी हो, उनके लिए सर बीएड नेसेसरी है। यस, बीएड का पर्पज क्या है करने का, क्या होता है बीएड में, क्या सीखते हैं हम? सर बीएड में हम बच्चे को पढ़ाना सीखते हैं कि सर कैसे पढ़ाया जाता है। यस। और सर जैसे बच्चे का व्यवहार है, जैसे बच्चे के व्यवहार को समझाया भी जाता है सर कि उसकी क्लास में कैसे मतलब पढ़ बच्चे के, हाँ सर, कि बच्चा व्यवहार जैसे करता है, उसकी साइकोलॉजी मतलब एक्टिविटी होती है, उनके बेस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है सर। जैसे क्लास है सर, आप उसमें जैसे पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं जो सर टीचर को नोटिस करते हैं सर, और उसका ही अनुकरण करते हैं, टीचर का ही सर। जैसे टीचर में सर कुछ गुण होने चाहिए पढ़ाने के लिए, जैसे सर उस लेवल ऑफ स्टूडेंट का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का जैसे पढ़ा रहा है क्लास में, जैसे मैं गया सर पढ़ाने, तो उसमें स्टूडेंट्स का जो उनको प्रीवियस नॉलेज कितना है, ये पता होना जरूरी है सर, कोई भी टॉपिक समझाने के लिए। तो सर मैन तो बीएड में सर पढ़ाना ही सिखाया जाता है कि आप क्लास में कैसे एक अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। जी सर। यस, गुड। अब आप पीएचडी कर रहे हैं, जी सर। इसका क्या पर्पज है? रिसर्च फील्ड के बारे में आप थोड़ा बताइए कुछ। रिसर्च फील्ड के बारे में सर मेरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे वर्क है, जिसमें सर हम सोलर सेल्स की स्टडी कर रहे हैं। जैसे जो इनमें जो लागत होती है सर इनकी, इसको और कम किया जा सके। तो सर इसमें डाई सेंसिटाइज सोलर सेल्स होते हैं, जिसमें डाई में सर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सर उसमें स्ट्रक्चरली, जिससे क्या होगा सर उसमें जो होमोलूमो का गैप है कम हो जाएगा सर, जैसे कम एनर्जी कंज्यूम होके और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी सर। और पीएचडी का मेन पर्पज तो यही है कि सर आ, जैसे हायर इंस्टीट्यूट होते हैं सर, इनमें पीएचडी नेसेसरी है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यस। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। जी सर। यस, आपने अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। बाकी राजस्थान के बारे में आपने स्टडी किया है डिटेल में? नहीं सर, अभी मतलब मेरा पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी करंट में मैं नहीं कर पाया हूँ सर अभी तो उसका, क्योंकि मैटर सर संक्षिप्त तो जीरो से लेना पड़ेगा, ऐसे मतलब टूटा फूटा याद आएगा भी आएगा तो सर, ऐसा है। कोई नहीं, ठीक है, अब आप थोड़ा अरेंज स्टडी मैटर नहीं। कीजिए। बाकी आपने ये काम किया है, ये थोड़ा अच्छा किया है, ठीक है, धीरे धीरे ये सब हो जाएगा। अभी 17 तारीख जी बहुत है। सर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट बी जी सर। स्टार्ट। योर टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक्सप्लेन जी कीजिए, सर। एक्सप्लेन ऑन व्हाइट बोर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। जी सर। सर रिएक्शन मैकेनिज्म में हम थ्री एडिशन रिएक्शन समझ चुके थे सर, और यस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ चुके थे। आज सर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। यस, आपको ये नहीं बोलना सर, आप वहाँ बोर्ड पे पढ़े हुए जी हैं, सर। ये बताओगे कि बच्चों, ठीक है ना, कल हमने ये बच्चों, डिस्कस जी किया सर। था, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास में आपको ये बोलना है कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ आपका, नॉट अ टीचर, ठीक है। ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दिख रहा है सर? यस। एलिमिनेशन रिएक्शंस तीन प्रकार की होती है। जैसे सर हमने स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था
एडिशन रिएक्शंस भी 3 प्रकार की होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं ये भी तीन तीन टाइप की मैकेनिज्म से होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप की मैकेनिज्म है इवन मैकेनिज्म। दूसरे टाइप की मैकेनिज्म है ई टू मैकेनिज्म। और इसमें तीसरे टाइप की जो मैकेनिज्म होती है वो इवन सीवी मैकेनिज्म होती है। सर इसमें बेसिक डिफरेंस तो यही है कि स्टूडेंट्स, इवन मैकेनिज्म जो होती है इसमें सहजय प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो इवन सीवी मैकेनिज्म होती है इसमें हाफमान जनरली हाफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब हम स्टूडेंट इसके इवन मैकेनिज्म को डिटेल से समझेंगे। इवन मैकेनिज्म, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब भी एक टर्सरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में करवाई जाती है और इसको हीट किया जाता है, तो हमें प्रोडक्ट आइसोब्यूटिलीन प्राप्त होता है, अर्थात एक एल्कीन प्राप्त होती है। ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्योंकि इससे H2O का एलिमिनेशन हुआ है। अब इसमें H2O का एलिमिनेशन कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए हम इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। ये एक टर्सरी अल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में करवाई जाती है, तो स्टूडेंट आप जानते हैं एसिड जो होता है ये क्या काम करता है, ये H+ देने का काम करता है, जिससे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इससे एक H+ ले लेंगे, जिससे ये OH ग्रुप H2+ ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और जब इसको हीट करेंगे, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इंटरमीडिएट के रूप में हमें कार्बोकैटाइन की प्राप्ति होगी। अब अगर इस कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा। अब चूंकि ये कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, इसमें दूसरे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे स्टेबल कार्बोकैटाइन हमें मिल सके, इसलिए यहीं यहीं पर इसका जो एलिमिनेशन होगा H+, जो सर एसिडिक मीडियम में पहले इसमें ऐड हुआ था वो बाहर निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, जिससे हमें एक एल्कीन की प्राप्ति होगी। यस। इसके बाद में सर हम डिस्कस करेंगे इवन सीवी मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अर्थात जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो प्राप्त होती है, सेजे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जबकि इवन सीवी मैकेनिज्म में जनरली हाफमान प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अच्छा, इवन सीवी मैकेनिज्म होती कैसे है और कहाँ होगी, मतलब ये इवन सीवी मैकेनिज्म होगी कहाँ पर, तो इसके लिए सर जो सबस्ट्रेट होता है उसमें बैड लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। बैड लिविंग ग्रुप जैसे OH हो सकता है, OMe हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एटसेट्रा। और सर इसमें प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होती है।
जब इनकी प्रेजेंस बैड लिविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो इवन सी भी प्रकार की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। मैकेनिज्म कैसे होती है सर? पहले हम इसकी जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसमें होती कैसे है, फिर इसके एग्जांपल देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अपने कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसपे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और ये बैड लिविंग ग्रुप है, जब इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कराई जाती है तो अब ये बेस यहां से एक H प्लस रिमूव कर देता है, जिससे एक कॉन्जुगेट बेस। स्टूडेंट, आप जानते हैं ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी कहती है कि जो रिएक्शंस में H प्लस देता है वो एसिड होता है और जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। तो इसी तरीके से यहाँ जो इस सबस्ट्रेट ने H प्लस दे दिया, इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और इसका भी H प्लस देने के बाद में कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कॉन्जुगेट बेस। अब चूंकि एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसको जो कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव चार्ज है इसको रिमूव कर देता है, जिससे हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। जनरली जो ये एल्कीन होती है ये हाफमान प्रोडक्ट होती है। हाफमान प्रोडक्ट यानी कि जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो ये होती है। इसके बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम E2 मैकेनिज्म को। E2 मैकेनिज्म क्या होती है? अगर देखा जाए तो E2 मैकेनिज्म जो है वो SN2 से सिमिलरिटी शो करती है, क्योंकि वो भी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है, ये भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इसमें एक ही डिफरेंस होता है, उसमें जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर था वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड था, जबकि यहाँ पर E2 रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले हम इसके जनरल रिएक्शंस देख लेते हैं। ये कोई भी एक कंपाउंड है, जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ में कराई जाती है, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ से ये यहाँ, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। ये जो बॉन्ड है बेस के और हाइड्रोजन के बीच का, ये बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये एक सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होती है। सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होती है। जो सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि इसमें ये बेस, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये लिविंग ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं। ये बेस, हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन और ये लिविंग ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं, और यही इसका जो होता है स्लो आरडीएस स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगी जिससे हमें एल्कीन की प्राप्ति होगी।
अब स्टूडेंट्स कैसे, जैसे रिएक्शन में कैसे पहचाना जा सकता है कि रिएक्शन को देखिए E1 होगी, E2 होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चैन है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में कराई जाती है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये E2 मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सेजेप प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट। और यही रिएक्शन सेम एज इट इज, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, यही रिएक्शन जब बैड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, बाकी कंडीशन एग्जैक्ट सेम रहेगी, वहीं एल्कोहलिक KOH लिया हमने, तो ये रिएक्शन इवन CV मैकेनिज्म से ऑपरेट होगी, और इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये लेस स्टेबल एल्कीन ऑपरेट होगी, एक हाफमान प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जैसे ही E2 मैकेनिज्म से हो रही थी रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट हमें सेजेप प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, और जैसे ही हमने बैड लिविंग ग्रुप लिया, यही रिएक्शन इवन CV मैकेनिज्म से हुई, और हमें हॉफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। सर हेलो। यस यस यस। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि जो ये अपन स्लो RDS स्टेप देखते हैं सर किसी भी रिएक्शन का सर, जैसे हमने कहा कि इस रिएक्शन में जैसे ये कोई रिएक्शन थी, और इसमें जैसे ये बनने के बाद में हमारे कार्बोकैटायन ये बन गया, तो ये इसका स्लो RDS स्टेप होता है। तो सर ये स्लो स्टेप ही RDS स्टेप क्यों होता है सर? इलिमिनेशन में देखो, एलिमिनेशन में स्लो से किसी भी रिएक्शन। किसी भी जी सर। रिएक्शन की बात करो आप, स्लो और फास्ट जी रिएक्शन सर। डिपेंड करती है उसकी कैटालिस्ट के ऊपर। जी सर। कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी रिएक्शन से 2 स्टेप होती है, कोई रिएक्शन 1 स्टेप होती है। तो स्लो और फास्ट जी सर। रिएक्शन का मेन रीजन है कैटालिस्ट, किस कैटालिस्ट में प्रेजेंस जी सर। में हो रही है रिएक्शन, बस। हाँ सर, फिर जैसे सर स्लो स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, तो जैसे यस, सर अपन ऐसा ही क्यों करते हैं, फास्ट से भी तो कर सकते हैं। फास्ट से नहीं होता, वो डिपेंड करता है ना कंडी उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर है ना, स्लो और फास्ट। स्लो फास्ट, फास्ट वाला सेकंड स्टेप हुआ, तो हम रिएक्टेंट की जो जी इनिशियल सर। कंडीशन है उसको काउंट करते हैं ना। जो भी रेट डिटर्मिनेशन हम निकालते हैं ना, जी सर। रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ है वो काउंट जी सर। करेंगे। फास्ट वाला तो सेकंड स्टेप हुआ फाइनल, उसको नहीं करते। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात जी करते जी हैं। सर। रेट डिटरमाइन हम स्लो स्टॉप मतलब रिएक्टेंट जहां से स्टार्ट हुई है उससे काउंट करते हैं। जी ये सर। और सर जो एक जो अपने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में चैन प्रोपेगेशन स्टेप होता है सर, है। तो सर ये कैसे पता लगा चलता है कि जैसे सर ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, जैसे ये मुझे पता नहीं लग पा रहा है सर कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, जैसे सर चैन एक्जोथर्मिक इनिशिएशन कौन है सी, वो। एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप? सर मैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अपन पढ़ते हैं चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन, चैन टर्मिनेशन। यस यस। तो सर चैन इनिशिएशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि सर हम एनर्जी देके बॉन्ड टूट रहे हैं उसमें। यस, तो उसमें चैन टर्मिनेशन होता है, यस यस यस। चैन टर्मिनेशन होता है सर इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, और ये होता भी एक्सोथर्मिक है सर। लेकिन सर इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही चैन प्रोपेगेशन स्टेप के बारे में सर।
देखो ये जो स्टेप है ये प्रोग्रेसिव स्टेप है। चेन जी प्रोपगेशन, सर। चेन टर्मिनेशन, ये इसके टाइप्स हैं। एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन डिपेंड करती है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर। जी सर। एलिमिनेशन में जो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, E1 है, तो आपको पता है E1 के लिए बेस में क्या प्रेजेंस होना चाहिए, एल्कीन स्टेबल जी बननी सर। चाहिए। लेस स्टेबल एल्कीन बनती है जी E1 सर। में, E2 में मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। तो एंडोथर्मिक जो कंडीशन जी से सर। एल्कीन की होती है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं एंडो और एक्सोथर्मिक। जी सर। ठीक है, तो ये चेन प्रोपगेशन और ये चेन टर्मिनेशन, ये सब प्रोग्रेसिव स्टेप हैं जो भी रिएक्शंस कराते हैं हम उनके। जी सर। और ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन सर ओवरऑल तो एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन होती है। जैसे हेलोजनेशंस के अकॉर्डिंग ही तो देखते हैं हम, जो ग्रुप है उसकी जी सर। पॉलिटी के अकॉर्डिंग तो डिसाइड करते हैं कि ये स्टेबल एल्कीन बनाएगा कि लेस स्टेबल एल्कीन बनाएगा। जी सर। जैसे कि नहीं। जी सर। बाकी आप बताइए। सर फिर कल कोऑर्डिनेशन का मैटर तैयार करूं सर या या ये खाली आपका पूरा काइनेटिक्स? कंप्लीट हो गया ना, इसमें रीअरेंजमेंट रह रखा है अभी। रीअरेंजमेंट में सर, रीअरेंजमेंट का क्या करना है सर? जैसे बेसिक है, हाँ वो तो दो बेसिक, रीअरेंजमेंट। बेसिक है आपको। जी सर, कोई भी दो रीअरेंजमेंट लेके एक्सप्लेन कर देंगे सर उनको। वो तो कोई भी एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आप कौन सा कर रहे हैं जीओसी के बाद? कोऑर्डिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स। कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं सर पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का बेसिक करना मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है आपको। कोऑर्डिनेशन देखो, आपको जो भी करना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है। आप एक भी एग्जांपल जी देंगे सर। कोई कंपाउंड को, जैसे CO NH3 का O6, Cl3, तो जी CO सर। यार कौन सा सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है, कितनी कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर है, आयनाइजेशन स्पेयर है, ये सारी बेसिक से बताएंगे जी आप, सर। ठीक है। उसके बाद आप वर्नर थ्योरी जी लाएंगे, सर। तो वर्नर थ्योरी डिफाइन करेंगे। वर्नर थ्योरी किस चीज को डिफाइन करता है, तो वो चीजें आप वर्नर के बारे में बताएंगे। जी सर। इन चीजों के अकॉर्डिंग हाँ सर, आपको क्योंकि बाकी हाँ देखो। सर, क्योंकि 11th के स्टूडेंट को सर पता नहीं रहता है कि ये सेंट्रल एटम है, ये यस लिगेंड्स है। यस यस, उनकी बेसिक, साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। उनको बेसिक से बताना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर उसके बाद IUPAC पद्धति आएगा, फिर आइसोमेरिज्म आएगा, फिर थ्योरीज आएंगी, जी सर। कलर इलेक्ट्रॉन जी सर। स्पेक्ट्रम आएगा, ट्रांजिशन और लेंथेनाइड इनर वाले, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, फिर मैग्नेटिज्म आएगा, फिर रिएक्स मैकेनिज्म आएंगे, स्टेबिलिटी वाली, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली इनर्ट, लिवाइल, वो सारी चीजें आएंगी। तो ये चीजें आप बेसिक से जी जो भी सर। कर रहे हैं बढ़िया, जैसा आपने एक रिएक्शन सर मैकेनिज्म। इसमें शायद 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं है? यस, हाँ सर, रिएक्शन में शायद सर 12th में नहीं है इसमें इंक्लूड। स्पेक्ट्रा तक ही है शायद। नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तैयार करूँ सर फिर मैं मैटर, या कंप्लीट? एनसीईआरटी भी कीजिए और वो भी कीजिए। एनसीईआरटी तो बेसिक हो गया, लेकिन आपको पूरा और भी पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे ना, लेकिन आप जी स्टडी सर। एनसीईआरटी से कीजिए बेसिक। सही कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रिएक्शन मैकेनिज्म किया, बहुत अच्छा जी किया। सर। वैसे ही करना है आपको, जी इसी सर। प्रैक्टिस करनी है हमें। कोऑर्डिनेशन भी इसी तरह से आप जी करेंगे, सर। ठीक है। बाकी सब जी बढ़िया सर। है, अच्छा परफॉर्म है। बाकी आप धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप थोड़ा जो आपका है, जैसे राजस्थान वगैरह, आज तो आपने ये कंप्लीट कर लिया, अपना क्रिकेट भी कर लिया है, NBS KBS भी हो गया है, जी सर। और हॉबी में आपका ये भी हो गया है, और अब आप थोड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर